तो जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कूलम्स लॉ चार्ज का और कूलम्स लॉ का जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, आज हम उसको कंक्रीट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सिनारियोस के ऊपर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर, वो पहले मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, उस स्टेटमेंट को हम समझेंगे और फिर उस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मसलन स्टेटमेंट में, ये पहले प्रॉब्लम में पार्ट ए की जो स्टेटमेंट है वो फिगर है, जो आप नीचे फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है। कहता है कि इस फिगर में दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं। अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे यानी सिर्फ वन डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस यहाँ पर शो नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2, और दोनों पॉजिटिव है और उनकी पोजीशन फिक्स है। और आपको इस तरह बताया हुआ है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो देखिए कैपिटल R, ये इनके दरमियान डिस्टेंस तो फिक्स हो गए ना, एक इधर इनके दरमियान डिस्टेंस कैपिटल R के जरिए से फिक्स्ड है। अब ऐसे फिक्स्ड नहीं है कि पोजीशन नहीं बताई हुई, एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बताई हुई कि ये पोजीशन नंबर 2 पे और वो पोजीशन नंबर 4 पे, ये नहीं बताया हुआ। बस ये बताया हुआ कि इनके दरमियान कोई फिक्स डिस्टेंस है, वो ऐसे जुड़ गए ना आपस में इस डिस्टेंस के जरिए से। और फिर चार्जेस के अमाउंट बताए हुए हैं। द चार्जेस आर Q1 1.60 इन 10⁻⁻19 कूलम एंड Q2 3.20 इन 10⁻⁻10। तो हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक Q1 की वैल्यू भी पता चल गई, Q2 की वैल्यू भी पता चल गई, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि R है। लेकिन अगर आगे चलें, एंड द पार्टिकल सेपरेशन वो भी बता दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इन मीटर्स। ये यूनिट्स का भी ख्याल रखना है कि वो सेम सिस्टम में हो। तो अभी देखिए कूलम और मीटर, ये SI सिस्टम में दोनों चार्ज के और डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। तो यूनिट अभी तक हमारे सही चल रहे हैं। तो 0.00200 मीटर्स है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12? तो वही है ना कि पार्टिकल 2 जो पार्टिकल 1 पे फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करें ऑन पार्टिकल 1 फ्रॉम पार्टिकल 2। तो राइट से आपने पढ़ना है, ठीक है ना, राइट से पार्टिकल 2 फोर्स एक्सर्टिंग ऑन पार्टिकल 1 F12, तो F12 कैलकुलेट करें, ठीक है। अब देखें आप कैसे करेंगे, हमें कूलम्स लॉ ऑलरेडी पता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम जानते हैं। तो उसमें Q भी गिवन है, Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है। तो जस्ट उसमें हमने इसको पुट करना है और हमारे पास आंसर आएगा। तो आप देखें सोल्यूशन में कि सबसे पहले तो हमारा जो पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव फर्स्ट वन है ना, जिस पे हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। दूसरा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और जाहिर बात है कि इसमें फोर्स रिपल्सिव है क्योंकि सेम चार्जेस है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप वो ब्लू एरो देखें, उसकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ होगी ना, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। तो F12 की ये डायरेक्शन है। तो F12 हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब वो फार्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो दो लाइनें लगी होती है ना, इसका मतलब होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस इसमें नहीं आएगा क्योंकि फार्मूले के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वो आप देखें Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड और r²। तो अगर हम 1/4πε0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हमने ये लर्न कर ली थी, और Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और नीचे r² डालें तो हमारे पास 1.15 इन 10⁻⁻24 न्यूटन। बहुत ही स्मॉल फोर्स है, निग्लेजिबल है, लेकिन ये वो फोर्स है जो चार्ज Q2 Q1 पे एग्जर्ट करेगा। और इसको हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको हम विक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस आंसर को। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप विक्टोरियल फॉर्म में लिखें। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.15 10⁻⁻24 न्यूटन है, और इसकी जो डायरेक्शन है 180 डिग्री है ना, क्योंकि वो फोर्स तो रिपेल कर रहे हैं ना, Q2 और Q1 आपस में वो 180 डिग्री, ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वो 0 डिग्री है, और इधर से पूरे 180 डिग्री से टर्न होकर 180 डिग्री के ऊपर ये एक्ट कर रहा है। तो फिर इसको आप विक्टोरियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस पे I होता है ना, I यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पे J यूनिट वेक्टर होता है, और Z एक्सिस पे K यूनिट वेक्टर होता है। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम इसे लिखें, वही आंसर है, लेकिन नोटेशन को हमने ज़रा चेंज किया है। तो F12 जो है ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल है, उसके R के एंटी पैरेलल, तो वो आ गया आपके माइनस लगा दिया और I साथ आ गया। तो इस तरीके से वही आंसर है, लेकिन इसको हमने वेक्टोरियल फॉर्म में। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये है कि मैग्नीट्यूड, और इसको हम कहते हैं थीटा नोटेशन, और उसको कहते हैं वेक्टर नोटेशन। ये एंगल नोटेशन है, मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन। मैग्नीट्यूड दे दिया है और एंगल दे दिया है, इसमें आंसर दे दे। या वेक्टर नोटेशन है जिसमें एक्स वाई कंपोनेंट देते हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट। चूंकि वाई कंपोनेंट है नहीं, जेड कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ लीनियर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है, राइट।
तो ये देखिए इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से हमें एक चार्जेस की एक डायग्रामेटिकली हमें उसकी कन्फिगरेशन बताई गई, कैसे चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है, और फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करके एक सिंपल कैलकुलेशन से हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल ली। तो ये तो इसका पार्ट ए था। अब पार्ट बी भी है, दूसरा पार्ट, इसको आप देखें, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या मुश्किल है कि इसमें थर्ड चार्ज भी रख दिया, Q3 रख दिया, देखें वो माइनस है और उस पोजीशन पे रखा है। और अब ये Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस जो दिया है वो 3 डिवाइडेड बाय 4 है, 4R ये है। तो ये दे दिया है। और अब कहता क्या आपको कि इसमें ये फिगर सी है ना, वो फिगर ए और बी मैंने शो किया आपको, इज आइडेंटिकल टू फिगर ए एक्सेप्ट दैट द पार्टिकल 3 नाउ लाइज ऑन द एक्स एक्सिस बिटवीन पार्टिकल 1 and 2। पार्टिकल 3 हैज अ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड दे दिया है Q3 का, एंड इज एट ए डिस्टेंस 3/4R, 3/4R दे दिया है ना फ्रॉम पार्टिकल 1। R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है वो पिछले पार्ट ए से। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी F1 ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 and 3। तो ये भी हमने कल पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में Q3 से भी Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करें और Q2 से भी Q1 पर फोर्स अलग-अलग कैलकुलेट करें, फिर उनको सम अप करें। तो अभी वो हमें कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है और वो है भी नेगेटिव, अपोजिट चार्ज है। तो अब इसका हम अगर सोल्यूशन में जाएं तो सबसे पहले तो पार्टिकल ऑफ वही पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसी पे हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब चार्ज जो F13 है वो अट्रैक्टिव है ना, वो उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। वो तो जो पार्टिकल 2 था वो तो रिपेल कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि इट इज़ पुश्ड बाय फ्रॉम पार्टिकल 2, वो जो ब्लू छोटा एरो है F12 वो इस तरफ है और F13 जो है वो इस तरफ है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव हो गई है ना चार्ज 3 की वजह से। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो F13, क्योंकि F12 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना पिछले प्रॉब्लम में, अब हमने F13 करना है। तो वही फार्मूला है, R बीच पे चेंज हो गया 3/4, लेकिन हमें पता है कि 3/4 का स्क्वायर अलग से कर लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर है ना वो नीचे डिनोमिनेटर में जो 3/4 R का स्क्वायर है, तो 3/4 पे आप अलग स्क्वायर लेंगे और R पे अलग लेंगे। ये ऐसे ये रूल है ना मैथमेटिकली। तो 3/4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर आप वो कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.05 × 10⁻24 न्यूटन। और फिर इसको आप अगेन उसमें पुट कर सकते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में, यानी ये वेक्टर फॉर्म में अब तो आपको पता चल गया ना कि किस तरह आप इसको वेक्टर फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखिए इसके साथ माइनस साइन नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो उधर अट्रैक्टिव है ना, पॉजिटिव आई की तरफ है, इसकी डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव आई की तरह है। तो अब देखिए हमारे पास F12 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, अब हमने F13 भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। तो हम अब इनको सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक इनको ऐड अप कर लेंगे, यानी F12 + F13। तो दोनों आई में हैं, इसकी आई की वैल्यू पुट की और उसकी आई की वैल्यू पुट की, और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें, बस न्यूमेरिकली आपने ऐसे कंबाइन करना है कि 1.5 को माइनस कर लेना है 2.05 से, और 10⁻24 और 10⁻24 दोनों है ना, ये आपस में कंबाइन होंगे, एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, तो इसलिए 10⁻⁻, क्योंकि वो 0.09 फॉर एग्जांपल आएगा तो ये 0.9 हो जाएगा ना, तो वो उसमें एडजस्ट हो गया। और इस तरीके से आपके पास जो एंगल मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में है वो इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 × 10⁻25 न्यूटन, और 0 एंगल, क्योंकि वो उस तरफ है ना, क्योंकि वो फोर्स ज़रा ज़्यादा थी, डिस्टेंस कम था ना, 3/4R था, डिस्टेंस कम था, तो वो एरो से भी आपको लग रहा है वो एरो बड़ा है। देखिए इस तरफ का एरो ज़रा बड़ा है, F13 का एरो बड़ा है, क्योंकि वो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता है कि कूलम्स लॉ ने हमें बताया है कि जब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स और चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चूंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा हो गई है, और वो भी स्क्वायर से। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट भी है और उसमें कन्फिगरेशन को थोड़ा सा और भी उससे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब इस नेगेटिव चार्ज को बजाय दरमियान में लाइन के ऊपर पुट करने के बजाय इसको प्लेन के ऊपर, वाई एक्सिस भी अब बीच में आ गया है, देखें ना, XY प्लेन आ गया है, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर पुट किया, और वो माइनस आप Q4 देख रहे हैं कहाँ पर मौजूद है। तो ये थर्ड अरेंजमेंट है सी में। तो कहता है इज आइडेंटिकल टू द फिगर दिस एक्सेप्ट दैट पार्टिकल 4 इज नाउ इंक्लूडेड, इट हैज अ चार्ज -3.2 × 10⁻19 कूलम, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/4R फ्रॉम पार्टिकल 1 एंड लाइज ऑन ए लाइन दैट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। थीटा दिया हुआ है, अब देखिए थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। What is the net electrostatic force F1 on the particle 1 due to 2 and 4?
अब 2 और 4, अब हमारी जो ज्योमेट्री है वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्यों कि पार्टिकल 2 और पार्टिकल 4 जो हैं अब वो XY प्लेन में चले गए हैं और अब हमें कंपोनेंट्स को ज़रा देखना होगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसकी सोल्यूशन में, अच्छा इसके 2 मेथड्स हैं, हम ये पहले मेथड से मैं पहले बता रहा हूँ। अब तो आप देखें ना, वो ब्लू एरो आप देखें कहाँ जा रहा है आपका, F14 का जो ब्लू एरो है वो कहाँ पे है, और वो उसको इट इज़ पुल टूवर्ड पार्टिकल 4, क्योंकि वो नेगेटिव है ना, तो वो उसको पुल करेगा। और ये पार्टिकल 2 तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है, उसको नहीं हटा रहा, वो उसको पुश कर रहा है। तो हमारे पास जो इसकी सोल्यूशन है वो देखिए मैग्नीट्यूड वगैरह वो सारी वही रिपीट है ना, वो वैल्यूज़ आप पुट करें तो आपके पास ऑलमोस्ट वही F14 आ जाएगा। और फिर आप दोनों को F12 और F14 को एडअप करेंगे, और जब एडअप करेंगे, अच्छा इसमें cos थीटा भी आएगा। क्यों कि अब इसका वो कंपोनेंट, ये F14 को देख रहे हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे ना, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो अलग से है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो अलग से है। तो जो F2 के साथ होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अब देखिए F14 के 2 कंपोनेंट है, cos थीटा sin थीटा। अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ना, इस एरो से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर F14 के एक ड्रा करें नीचे की तरफ, तो वो sin थीटा हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा हो जाएगा। तो 2 कंपोनेंट्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ये cos थीटा और sin थीटा। अब थीटा की चूंकि वैल्यू हमें पता है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, यानी cos 60 की वैल्यू कैलकुलेट करें और sin 60 की वैल्यू कैलकुलेट करें और करें, तो आपके पास देखिए अब I कंपोनेंट भी आ गया और J कंपोनेंट। तो F14 के अब 2 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका X कंपोनेंट भी है और इसका Y कंपोनेंट भी है। अब हम इसको अगर एडअप करें उसके साथ F12 के साथ, तो F12 में तो सिर्फ I कंपोनेंट था ना, उसमें Y नहीं था, J नहीं था, लेकिन F14 में I भी है और J भी है। तो I आपस में ऐड होंगे, वो ऐड होके जो आ जाएगा, और J वैसे ही रहेगा, क्योंकि F12 में J है नहीं, 0 है, तो उसके साथ वो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा कि कंपोनेंट वाइज आपने किस तरह, तो जो थर्ड फोर्स थी वो इस डायरेक्शन में थी, उसका हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके Y कंपोनेंट अलग से कैलकुलेट किया, X कंपोनेंट अलग से कैलकुलेट किया, ये cos थीटा से आया, ये sin थीटा से आया। इसका X कंपोनेंट F12 के साथ ऐड होगा और Y अपनी जगह पे अलग रहेगा। तो अब फोर्स 2 डायमेंशनल है, यानी प्लेन के अंदर है, सिर्फ लाइन के ऊपर नहीं है। ये तो आपको मैंने मेथड नंबर 1 बताया। इसका एक मेथड नंबर 2 भी हो सकता है कि जिसमें आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हैं, यानी वो वेक्टर कंपोनेंट बनाए बगैर आप देखें X कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे। ये नेट फोर्स का जो X कंपोनेंट है वो F12X का X कंपोनेंट, F14 का X कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये वही उसी तरीके से आप cos 60 की वैल्यू डाल के और Y कंपोनेंट अलग से कैलकुलेट कर लें। अब चूंकि उसका पहली वाली F12 का तो Y कंपोनेंट है नहीं ना, वो तो 0 है, और उसका Y है तो आ जाएगा। और फिर एंड पे X और Y कंपोनेंट जो नेट फोर्स के आए हैं, इनसे आप मैग्नीट्यूड का तरीका ये होता है X कंपोनेंट का स्क्वायर नेट फोर्स का और Y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये वही आंसर वही आएगा। और इस तरीके से आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो टेंजेंट इनवर्स F1X डिवाइड बाई F1Y डिवाइड बाई F1X, वो -86 डिग्रीज आता है। लेकिन चूंकि ये -86 डिग्री है तो इसको हम 180 डिग्री के साथ, यानी ये तो जो हमें एंगल मिला है ना, वो देखिए एंगल 2 तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, एक काउंटर क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। वो आपके साथ जो प्रोटेक्टर भी होता है ना, उसके एक अंदर स्केल बना होता है, एक ऊपर स्केल बना होता है। तो अगर आप एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो एक एंगल आपके पास ये है, और अगर आप एंगल यहाँ से ले रहे हैं तो ये, यानी एक ही लाइन है ना, ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी एंगल है, ठीक है ना। अभी जो माइनस साइन आया है वो आपके साथ ये वाला एंगल है, लेकिन हमें तो एक्चुअली ये वाला एंगल चाहिए, तो उसके साथ हम 180 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाता है। तो इसलिए बात एक ही है, लेकिन ये पॉजिटिव एंगल जो है यूजुअली कन्वेंशनली हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, इसलिए हमारे पास ये 94.0। तो ये आंसर इसका आ गया। तो वो ये सी प्रॉब्लम जो था स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कंपोनेंट वाइज ऐड करना है या आपको पहले कंपोनेंट बनाने हैं और फिर उनको ऐड करना है, दोनों तरीकों से आपके पास आंसर सेम आएगा। और फिर इसके बाद एक चेक पॉइंट है, और इस चेक पॉइंट में 2 क्वेश्चंस इसने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इन कम्बिनेशंस में 3 कम्बिनेशंस दी हुई हैं कि इन कम्बिनेशंस में सबसे ज़्यादा फोर्स किस उसमें है। इसमें पहले आप देखें, पहले डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन का पहले प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और दूसरे प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। ये कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करें 2 प्रोटॉन्स की वजह से।
पहली ए डायग्राम में फिर बी डायग्राम में ये फ़र्क है कि दूसरा जो प्रोटॉन है वो सेंटर से निकल के वो उसके इलेक्ट्रॉन के राइट से निकल के लेफ्ट साइड पे चला गया है, वो लेफ्ट पे चला गया है। और तीसरे केस में तो फिर वही हुआ है ना कि प्रोटॉन जो है वो इवन नीचे आ गया है। अब देखें जो फर्स्ट केस है उसमें दोनों प्रोटॉन एक ही तरफ उनकी फोर्स है, तो दोनों एडअप हो जाएंगे ना, एक का भी एक्स कंपोनेंट दूसरे का भी एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में। और तीसरे में देखें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जो थर्ड डायग्राम है उसमें वो ट्राइंगल बनेगी, वेक्टर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट डायग्राम है इसको कहता है कि इसको आप रैंक करें कि सबसे ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड किधर बड़ा होगा। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन को दोनों प्रोटॉन जो है उस तरफ खींच रहे हैं, तो वो दोनों पैरेलल डायरेक्शन में आएंगी ना, पैरेलल डायरेक्शन में आएंगी तो लार्जेस्ट फोर्स एडअप हो जाएंगे ना। और दूसरे केस में जो बी डायग्राम है उसमें बिल्कुल एंटी पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। और थर्ड केस में एक एक्स ऐसे हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तो उनका ये जो परपेंडिकुलर बनेगा वो दरमियान में कहीं आएगा। तो इसलिए लार्जेस्ट फोर्स जो है वो फर्स्ट केस में आएगी और सेकंड नंबर पे वो सी केस में और आखिरकार में वो बी केस में जो है आपके पास आएगी। और फिर उसके बाद ये भी कहता है कि इन सिचुएशन सी इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द लाइन लेबल डी लेस देन आर इक्वल टू 45। तो अगर आप उसमें देखें ना, इसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली 45 आता है, यानी ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y। तो अगर यहाँ से मैं ये लूँ तो ये बिल्कुल 45 का एंगल आता है, तो ना लेस आता है ना ग्रेटर आता है, एग्जैक्टली 45 आता है। तो ये वो चेक पॉइंट है कि उसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो आपको ये कह रहा है कि आप इसको कैटेगराइज करें, रैंक करें कि कौन सी डायग्राम में, तीन डायग्राम्स में से ए बी सी में सबसे ज़्यादा फोर्स किस में है। तो देखें तो फर्स्ट में वो पैरेलल है, सेकंड में वो एंटी पैरेलल है और तीसरे में वो ऐसे ट्रायंगल शेप में है, यानी 45 का एंगल, तो दरमियान में है। और फिर सेकेंडली ये कहता है कि ये तीसरे केस में एंगल कितना है, 45 से ज़्यादा या 45 से कम है, तो एग्जैक्टली 45 के ऊपर। अगर आप इसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो आपके पास वो एंगल जो है वो 45 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसके 3 पार्ट्स थे और साथ एक चेक पॉइंट था। आपने देखा कि कूलम्स लॉ को हमने डिफरेंट कन्फिगरेशन में किस तरह ऐड किया। ठीक है, थैंक यू।